नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। सवाल ये है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उस पर ये कहा जा रहा है कि ये तो नियमों के मुताबिक है, लेकिन विपक्ष उस पर हंगामा कर रहा है। सवाल ये भी है कि विपक्ष बार बार ऐसा क्यों कह रहा है कि चुनाव से पहले ईडी का इस्तेमाल यानी सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल सत्ता पक्ष से किया जाता है ताकि विपक्ष पर दबाव बनाया जा सके, विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा सके, ताकि इसका राजनीतिक लाभ सत्ता पक्ष उठा सके। इन दोनों सवालों के बीच एक सवाल यह भी है, क्या ईडी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सियासत के घेरे में रहकर की जा रही है और सियासी दलों को इसमें घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, क्या उससे जुड़ा सवाल कोई ना पूछे? क्या उससे जुड़े सवालों का जवाब ना तलाशा जाए? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए? भले ही वो राजनेता हों, भले वो बड़े नेता हों, लेकिन अगर उनके ऊपर इल्जाम लगा तो क्या ये सच जनता को जानने का उनका अधिकार नहीं है कि इसके पीछे सत्यता क्या है? क्या भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? यही मुद्दा है। इसी पर आज डिबेट लाइव करेंगे। सबसे पहले बिना देर के मेहमानों से आपको मिलवाते हैं और उसके बाद सीधा सवाल जवाब शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तनुज खत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। एजाज अहमद हैं, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, सिद्धार्थ यादव, आरोप आपके ऊपर है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आज आप तक पहुंचने में मैं सबसे पहले विपक्ष के तीनों चेहरों को सुनूंगा, उसके बाद आप इन तीनों के सवालों का जवाब एक एक करके दीजिएगा। शुरुआत में सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से कर रहा हूं। तनुज खत्री साहब, क्या हो गया सर? मुख्यमंत्री को गायब होना पड़ा, कैश मिलने की बातें हो रही है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भाई लापता हो गए, ऐसा क्यों? सवालों का सामना करने से क्यों डर रहे हैं? जब से झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, तब से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग लापता हैं। हवा बना रहे हैं ये लोग। मुख्यमंत्री अगर अपने किसी कार्य से दिल्ली जाते हैं तो लापता उसको कहा जाता है। ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है आने वाले चुनावों में। नहीं, आप तो बिल्कुल उस पर जवाब दीजिए, बीजेपी से बोलिए क्यों ऐसा एक बोल रहे हैं? चुने हुए मुख्यमंत्री को डराने के लिए, धमकाने के लिए, डराने धमकाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के लोग डरने वाले हैं। झारखंड के लोगों ने बड़े से बड़े तोप और गोलों का जवाब तीर धनुष से दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता होना चाहिए और आगे भी देंगे। नहीं तो जवाब देने की बारी आ रही है। कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी लगातार, और झारखंड के खनिज को लूटने की उसी जवाब के लिए बुला रही है तो परेशानी क्या है? पूछा तो जाएगा ना, वो जो कैश मिला वो कैश कहां से आया, किसका है, ये सवाल पूछने का तो अधिकार बनता है ना। तो ईडी के बुला रही है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना पड़ेगा ना। आप कहीं चले जाते हैं बिना, जब राज्य में तो पूछताछ हो ही रही थी। मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ हुई है 8 घंटों तक। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री 9 घंटे तक गए और उसके बाद फिर 31 तारीख को जाना है। भाग कौन रहा है कुछ सवालों से? लेकिन आप जो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा वो जेल जाएगा, ये नहीं चलेगा झारखंड के अंदर में। आप दूसरे राज्यों में आपने क्या किया वो देश की जनता देख रही है। आज आप इतने परेशानी क्यों हैं? आप इतने हैरान क्यों हैं? जब 31 तारीख को पूछताछ की तिथि थी, ईडी ने 27 से लेकर के 31 तारीख का समय बोला था कि इस बीच में समय बताइए। 27 तारीख को शनिवार था, 28 तारीख को रविवार था, सोमवार को तिथि बता दी गई 31 तारीख, स्थान मुख्यमंत्री आवास, समय 1 बजे। तो हड़बड़ी किसको थी? ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। तो मतलब तनुज खत्री, आपके मुताबिक जो कार्रवाई हो रही है दरअसल भ्रष्टाचार की जांच के लिए नहीं हो रही है, पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? एक लाइन में बस हाँ या ना कह दीजिए, फिर मैं अगले मेहमान के पास चलता हूं। बिल्कुल बिल्कुल एक आदिवासी युवा मुख्यमंत्री को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। ठीक है, एजाज अहमद साहब, क्या यही आरोप आपका भी है? जब आपको पता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है लैंड फॉर जॉब स्कैम पे हो रहा है और कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, डिप्टी सीएम रहा हो, बड़ा नेता रहा हो, अगर ईडी बुलाए, क्योंकि वो सरकारी तंत्र है, उसको जांच का अधिकार मिला, और अगर घोटाले की बात है वो बुला रहा है, तो फिर कार्यकर्ताओं में ये निराशा क्यों, नाराजगी क्यों?
क्या जनता का ये अधिकार नहीं है कि हमें भी सच पता चले कि सच है क्या? देखिए कहीं नाराजगी का मामला नहीं है, बल्कि देश और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है, किस तरह से बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का जवाब देने में शर्म क्यों आ रहा है? उनको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जिस अजीत पवार के संबंध में कहा था कि देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी, एनसीपी के संबंध में किस तरह की बातें की थी, और उस व्यक्ति को आपने 5 दिनों के बाद महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया, महाराष्ट्र का फाइनेंस आप तो इतने अनुभवी हैं, ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सा पैमाना है? अगर मैं फिर उन बयानों को उठाऊंगा तो नीतीश कुमार साहब के लिए आपने क्या कहा, साथ मिलकर सरकार बनाए फिर अलग हो गए, वो नहीं है सर। पहलू ये है कि आप ये कहना के बाद ये डिफेंड कर रहे हैं कि चारा घोटाला आपके राज्य में नहीं हुआ। क्या बिहार में चारा घोटाला नहीं हुआ? लालू यादव उसमें आरोपी नहीं बने, क्या आप उसको डिफेंड कर रहे हैं? पूरी बात अजीत पवार जब इनके वॉशिंग मशीन में गए तो वही भ्रष्टाचारी सदाचारी हो गए। भ्रष्टाचार को ये अपने साथ रहने वालों को शिष्टाचार का रूप दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी, आपको हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, ना जाने कितने लोग क्यों दूर जा रहे हैं? जिनको मैं तो बहुत सीधा इन्होंने सवाल डराने पूछ रहा हूं का काम एजाज किया, साहब, क्या और अपने लालू साथ मिलाने यादव का या काम फिर किया? तेजस्वी यादव से पूछताछ करने का अधिकार ईडी को नहीं है? अगर समन भेजा गया, घोटाले की बात हुई है, भ्रष्टाचार की बात हुई है, तो क्या ये जानने का अधिकार नहीं है कि इसके पीछे सत्यता क्या है? क्या इससे आपत्ति है? देखिए हम लोग सीबीआई और आईटी और ईडी सबको सपोर्ट करते रहे, और उसी सपोर्ट का नतीजा है कि आज कल लालू जी आए, आज तेजस्वी जी आए। और लालू जी के संबंध में सबको पता है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनकी उम्र कितनी है, उसके बावजूद भी कल 11-12 घंटे तक पूछताछ, इसको क्या कहा जाएगा? नहीं, पड़ताड़ना देना, मैं इस बात और से बदनाम पूरी करो और संवेदना रखता हूं कि लालू जी अस्वस्थ हैं, लालू जी अस्वस्थ हैं और उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए ना सर, हमारे देश के कानून को तो आप भी जानते हैं, हमारे देश में एक नहीं कम से कम 1001 से एग्जाम्पल होंगे कि कोर्ट की कार्रवाई पूरा होते होते जो आरोपी था उसकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन अपना काम तो कानून करेगा ना, ईडी भी तो एक संवैधानिक संस्था है, वो काम तो कर रहा है ना सर, पूछताछ तो करेगा ना, उससे कोई आपत्ति थोड़ी नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए ना, नहीं कोई आपत्ति का मामला नहीं है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने क्या कहा था इन एजेंसियों के संबंध में कि इनको अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए, इनको बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों की बेहतरी के लिए, इन एजेंसियों को बेहतर ढंग से काम करने के लिए, इनकी निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए एक आयोग की आवश्यकता है। लेकिन आपने आयोग तो बनाया नहीं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बार बार रिमार्क्स दिए जाने के बावजूद भी आपने उस वर्मा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जो ईडी के चीफ बने रहे, और उन्होंने आपकी जो राजनीतिक पॉलिसी रही है, जो आपकी राजनीतिक हित साधने की नीति रही है, उसके अंतर्गत उन्होंने विपक्षी दलों को टारगेट किया। नहीं तो आपकी परेशानी क्या है? ईडी पूछताछ कर रही है, वो गलत है, या जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसकी सत्यता प्रमाणित हो जाए, जो सच है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इससे दिक्कत है? दिक्कत क्या है सर? एक लाइन में खत्म कीजिए, सुरेश जी के पास चलता हूं। नहीं सब देखिए, दिक्कत एक ही बात का है कि आप 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, जिसको प्रधानमंत्री ने भी अप्रूवल दिया, आप उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बनाते हैं। आप उनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनके सारे मामले को रोकने का काम करते हैं। ये कौन सी राजनीति है? कौन सी सोच है? आपके साथ जो रहे, आपके वॉशिंग मशीन में धुल करके वो भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाए, ये राजनीति का पैमाना है। ये तो देश की जनता देख रही है, देश के लोग देख रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं इसको आकलन कीजिए, आपको भी स्पष्टता सारी बातें सामने आ जाएंगी। और आप आकलन करने के लिए तो आपको बुलाया सर, इसलिए तो समझना चाह रहा था ना कि कैसे आकलन किया जाए। भाई चारा घोटाला का आरोप लगा, आरोपी बने लालू यादव साहब, वो जेल में भी रह के आए, अगर सवाल जवाब हो रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों जा रही है? सुरेंद्र राजपूत साहब बताइए सर, ईडी परेशान करती है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बुलाया गया, दूसरे दलों को बुलाया गया, तो क्या आपको लगता है कि ईडी जो है मैनिपुलेट होती है जो सत्ता में बैठा हुआ है उसके थ्रू?
रोहित भाई जवाब दूं? हाँ सर प्लीज। रोहित भाई आपके सवाल बड़े जायज़ हैं और बड़े मासूम हैं, और इस मासूमियत पर हमारा जैसे कहते हैं ना कि जान छिड़कने को मन कर रहा है। वो कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है, और तो हमारा कसूर निकलना ही है। हम यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दे रहे हैं, उसके बाद जो आप जवाब आपका वो हमारा जवाब। पहली बात, लैंड फॉर जॉब कब का स्कैम है, सो कॉल्ड। ये स्कैम आता है जब लालू जी रेल मिनिस्टर थे, और रेल मिनिस्टर जब थे तब तेजस्वी यादव 8 या 10 साल के थे। आज की डेट में मुख्य आरोपी तेजस्वी यादव को बना रखा है। 2 बार इसकी क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है, 2 बार, और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ईडी ने, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, हाई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। इसके बाद फिर से जब इंडिया गठबंधन एक होने लगा तो दोबारा से आपने वो फाइल खोल दी। तब आप क्या मंशा पर प्रश्न नहीं करेंगे? दूसरा, आप हेमंत सोरेन साहब का उठा लीजिए। हेमंत सोरेन साहब का जो क्या नाम, वो जो आप ईडी जिस पे पूछताछ कर रही है, जिस खनन कथित रूप से घोटाले पे कर रही है, वो 2008 का है। 2008 से लेकर के 2023 तक आज तक ईडी उस पर क्या नाम कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। अचानक से ये कार्रवाइयां क्यों? एक बात। दूसरी चीज, जिस खान की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने स्वयं ली, वो खान उसके नाम पर तब आई थी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। और तीसरी महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस खान में से एक पत्थर भी खनन नहीं हुआ, यानी अपराध तो हुआ ही नहीं। ये बात सीबीआई भी कह चुकी है कोर्ट में, ईडी भी कह चुकी है, और लालू जी के बेटे के लिए यानी तेजस्वी यादव जी के लिए उनकी उम्र का सर्टिफिकेट भी कोर्ट में और क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है। जिस आदमी जो वादी था ललन सिंह, उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और बाकायदा क्लोजर रिपोर्ट लग गई। इसके बाद अगर ईडी चुनाव के समय पर आपको परेशान करती है, यानी विपक्ष को परेशान करती है, तो क्या माना जा? उसी समय आप ध्यान देखिए, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी अजीत पवार अचानक से जब इसमें भाजपा की सरकार में शामिल हो जाता है, वो भी बाकायदा ईडी पे केस है, सीबीआई पे केस है। उसकी रिपोर्ट में ये आता है, अगली बार जब ईडी के पास आती है, वो कोर्ट में जाती है कि साहब वो अजीत पवार साहब की फाइल नहीं मिल रही है, फाइल खो गई है। जो आदमी सत्ता को क्या नाम समर्थन देने लगे, उसकी फाइल खो जाती है, और जो आदमी सत्ता के विरोध में यानी भाजपा के विरोध में खड़ा होता है, उसकी सारी की सारी फाइलें उस समय की जिनके ऊपर 2-2 बार क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है। पूरे व्याख्यान को अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपने कह दिया कि आपकी नजर में, विपक्ष की नजर में ऐसा लग रहा है कि ईडी अभी संवैधानिक संस्था नहीं, सत्ता पक्षी कठपुतली बन गई है। आप यही कह रहे हैं ना सर? बगैर बीजेपी से जवाब ले लेता हूं। मैं सुन लीजिए, हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सत्य रूप से प्रमाणित हो रहा है। अच्छा। मैं तो कहता हूं कोर्ट में आइए, कोर्ट में बात कीजिए, बात बताइए हेमंत सोरेन का कब का घोटाला है, अगर आपके पास जानकारी हो तो, या भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता के पास। सर, ये प्रवक्ता साहब बैठे हैं, उनका काम है, सिद्धार्थ यादव बैठे हैं, वो बताएंगे। आप आइए सिद्धार्थ साहब, इसलिए देखिए मैंने इंतजार कराया। सुनिए ना, विपक्ष बार-बार आप ही को आरोपों के घेरे में ला रहा है। पूरी बात, सर जल्दी, 3 महत्वपूर्ण बातें, जल्दी 30 सेकंड में से जल्दी। मैं 3 महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूं, तीनों का जवाब दे दीजिए बस। हाँ, यादव साहब की बारी है। यादव साहब जल्दी से। हम इधर उधर की लाग लपेट पे नहीं आना चाहते। 3 सवाल राजपूत साहब के, 2 सवाल आपके सामने आरजेडी और जेएमएम ने उठाया। जल्दी से, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप एक एक करके बोले, तमाम प्रवक्ता बैठे हुए हैं। रोहित जी, आपने जितने सवाल दिए हैं उसका जवाब देने का उतना अवसर भी दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो जो पूरा विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि जो सत्ता पक्ष के साथ लोग आ जाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हम पर कार्रवाई होती है। ये बात, ये झूठ अब विपक्ष को बंद कर देना चाहिए। देखिए, अपनी डिफेंस में ये कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता अजीत पवार कि दूसरों पर भी जो आरोप लगे हैं, जो भी साबित नहीं हुए। अजीत पवार जब आपके साथ नहीं थे तो आपके लोग की तरफ से सवाल उठा था ना? नहीं, मैं तो सर पॉइंट टू पॉइंट पूछूंगा ना, ऐसा थोड़ी ना सर आप बोलते रहेंगे मैं सवाल नहीं क्रॉस करूंगा। जहां मुझे लगेगा मुझे पूछना, मैं एक बार पूछूंगा तो सही सर। रोहित जी, 15 मिनट से मैं आपकी बात को सुन रहा था। आप अगर मुझे 30 सेकंड भी नहीं सर सकते प्लीज तो बोलिए मैं सर। माफी चाहूंगा। मैं नहीं बोल रहा था, ये तमाम मेहमान हैं, उनको मौका आप 30 सेकंड 1 मिनट मुझे अवसर देंगे तो मैं 1 मिनट तो अपनी बात रख सकता हूँ ना आपके शो पर, या 1 मिनट में अपनी बात नहीं रख सकता? आप बताइए। हाँ,
तो मैं जब सीधे ही आपकी बात पे बात कर रहा हूं कि अगर अजीत पवार जी के लिए, बाकी लोगों के लिए मैंने कोई जलेबी नहीं बनाई, मैं तो सीधे जवाब दे रहा हूं। अगर कोई ये कहे कि आप हम पर लालचन इसलिए मत लगाइए या आप हमसे सवाल इसलिए मत पूछिए क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ भी कुछ लोग हैं जिन पर भी आरोप लगे हुए हैं, जिन पर भी केसेस चल रहे हैं, भले हम पहले भी 20-20 सालों के केसेस के बाद हम जेल काट कर आए हैं। लालू जी ऐसे नहीं है जो दूध के धुले हुए हैं, जेल काट कर आए हैं। वो उन्होंने चारा घोटाले में साबित हुए, भ्रष्टाचारी आरोपित साबित हुए और जेल काट करके आए। अन्य घोटालों की भी जांच चल रही है। कितने साल में जेल काट कर आए? 2 साल में तो नहीं गए थे, 3 में तो नहीं गए थे, लंबा समय लगा था। अगर आपके केस में कार्रवाई को लंबा समय लगे तो बहुत बढ़िया, पर दूसरे के में समय लग रहा है तो देखो वो भी आरोपी है, हमसे तो सवाल ही मत पूछिए। ये बात बहुत गलत है क्योंकि यही लोग थे। रोहित जी, दूसरी बात बता देता हूं, इनका दूसरा स्टैंड देखिए। जब तक अजीत पवार जी इनके साथ थे और उन पर केस लग जाता था तो ये कहते थे पूरे लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, संविधान को आग लग चुकी है, सभी नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं को घेरा जा रहा है। और अजीत पवार जी इधर आ गए तो कह रहे यही तो थे वो भ्रष्टाचारी। अरे आपने इनको पकड़ा नहीं, आप इनको पकड़ लीजिए, आज इनको जेल में डाल दीजिए। इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ना है हेमंत सोरेन है ना कोई और। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, झारखंड के लोग बहुत बात का जवाब देते हैं, झारखंड के लोग भागते तो नहीं है। अरे आप पाक साफ हैं तो आप सामने आके खड़े हुए, साथ समन आपको दे दिए जाएं, आपसे बार बार पूछताछ के लिए आपको बुलाया जाए, आप पूछताछ में शामिल नहीं होना चाहते। आप क्या मानते हैं खुद को? कोई भी इस देश में कानून से ऊपर नहीं है और इसीलिए अगर कोई कानून से ऊपर नहीं है रोहित जी, तो कानून की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। आप देश की एजेंसीज को ये कह दे कि ये तो कठपुतली है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप क्या करना चाहते थे? कितने कन्विक्शंस और कितने केसेस आपके समय में होते थे और आज किस कन्विक्शन के साथ ईडी काम कर रही है, ये तो फर्क बता रहा है। मैं एक डेटा आपको देता हूं रोहित जी, मैं हल्की बात नहीं करता हूं। पूरे 10 साल में यूपीए ने 104 केसेस रजिस्टर करे, ईडी ने, हमने 800 से ऊपर करे, 880 से ऊपर। अगर आज हमारी देश की एजेंसी जिसका काम ही करप्ट लोगों पर केस दर्ज करने का, ये आम लोगों के लिए नहीं है ईडी, ये ईडी ऐसे ही लोगों का काल बन के आती है जो भ्रष्टाचार करते हैं, देश के लोगों को लूटते हैं, धन को लूटते हैं। अगर उन पर एक गहरी जांच बैठाती है और सभी नेताओं को उसके दायरे में लेती है तो नेताओं को भागना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, यादव साहब, 7 समन 8 समन इस देश की एजेंसी सुरेंद्र राजपूत ने कहा था कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बावजूद भी दोबारा फिर अगर ईडी कर रही है समन, तो इसे इंटेंशनली क्यों ना माना जाए? वो तो बार बार कह रहे हैं। सर 30 सेकंड में और जवाब लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा। रोहित भाई आप मुझे बात बताइए। सिद्धार्थ जी, मैं जवाब दे देता हूं। जल्दी किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया, मैं आपको जवाब दे देता हूं। किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया, आपने उन पर केस डाला था, आप अपना केस वापस ले लीजिए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा क्या? अगर लल्लन सिंह ने अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया या किसी भी कंप्लेंट ने किसी भी केस में अगर अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया, क्या समाज के साथ वो आघात था या नहीं था? सुरेंद्र, तो जल्दी से जवाब दीजिए सर। है, हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी, वापस ले लेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उनको कानून की प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, सिद्धार्थ जी को पूरी जानकारी नहीं है। सिद्धार्थ जी एक अच्छे इंसान हैं। सिद्धार्थ जी आप सुन लीजिए, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि नहीं सर, देखिए ये थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मैं आप यहाँ पर सिर्फ इधर उधर की कोई बात नहीं, 3 महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूं जी। नंबर 1, जो लल्लन सिंह के विड्रॉ करने से नहीं, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, लल्लन सिंह ने नहीं लगाई। नंबर 1। नंबर 2, अजीत पवार के ऊपर, नारायण राणे के ऊपर और हसन मुशर्रफ के ऊपर क्लोजर रिपोर्ट इसलिए लगा रहे हैं जब से आपके यहां ज्वाइन कर लिया उन्होंने कि साहब इनकी फाइल नहीं मिल रही है ईडी ऑफिस में। हमारी मतलब आप जो भाजपा ज्वाइन कर लेते उनकी फाइल खो जाती है। जल्दी से, ये ऑफिशियल स्टैंड है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। जल्दी से 20 सेकंड जो हाई कोर्ट में और क्लोजर रिपोर्ट लग गई तो गलत है। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? रोहित जी, देखिए मैं जवाब ही दे देता हूं। लालू जी पर क्लोजर रिपोर्ट लग गई तो वो तो बहुत सही काम हुआ। अगर नारायण जी पे लग गई तो बहुत गलत। अरे नारायण को कैसे छोड़ दिया? ये कैसी बात हुई? अरे एजेंसीज अपनी कोई जांच करिए। आप जाइए कोर्ट में खड़े हुए, आपको बोल दीजिए गलत समझ आया, ये गैर कानूनी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।